सुप्रभात दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय, जो सीबीएसई के कक्षा 12वीं के आधार पाठ्यक्रम में पहले पाठ के रूप में प्रस्तावित है। किसी भी कविता को पढ़ने से पहले मैं बार बार ये जोर देता हूँ कि उस कविता के रचनाकार के जीवन और उसके समकालीन हालातों के बारे में, समकालीन परिस्थितियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि कोई भी कवि, कोई भी लेखक, कोई भी रचनाकार अपनी रचना में, अपने लेख में अपने जिन भाव या विचारों को प्रकट करता है, वो भाव या विचार कहीं आसमान से उसके मन में नहीं टपकते हैं, बल्कि कवि के भाव या विचार वास्तव में उसकी निजी जिंदगी के जो हालात हैं और उसके समय में जो देश दुनिया के हालात हैं, उन्हीं के रिफ्लेक्शन होते हैं। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे एहसास, वास्तव में हमारे जीवन की जो अनुभूतियां हैं, वो सभी हमारे निजी जिंदगी के हालात, परिवेश, परिस्थितियां तथा हमारे समय में जो देश दुनिया के हालात, परिवेश और परिस्थितियां हैं, उन्हीं का रिफ्लेक्शन मात्र होती हैं। तो अगर किसी कवि को पढ़ने से पहले अगर उसके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी हम रखते हैं, तो कविता को समझने में, उसके भाव को समझने में हमें मदद मिलती है। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी युग के कवि हैं। इस युग की एक सबसे बड़ी विशेषता है यथार्थ से मोह भंग और स्वप्निल आदर्शों की तलाश। वास्तव में बता दें कि यह वो समय था, दो विश्व युद्धों के बीच का समय था, जिसमें सारी दुनिया में नफरत, आतंक, षड्यंत्र, युद्ध, संघर्ष का माहौल था। यहाँ तक कि अपने देश में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। वहीं पर संप्रदायों के बीच और अलग अलग जातियों के बीच भी संघर्ष यदा कदा देखने को मिलते थे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक कवि हृदय वाले व्यक्ति के लिए यह दुनिया किसी भी तरह से सुखद और आदर्श रूप में देखने लायक नहीं थी। और यही कारण है कि बहुत सारे कवियों ने इस यथार्थ से मुंह मोड़ करके अपनी कविता में किसी स्वप्निल दुनिया की कल्पना की, किसी आदर्श दुनिया की कल्पना की, जहाँ सब कुछ सुखमय हो, सब कुछ शांत से भरपूर हो और हर तरफ सौहार्द का माहौल हो। कुछ लोगों ने कवियों के इस प्रवृत्ति को यथार्थ से मुंह मोड़ना या पलायनवाद कहा। लेकिन हरिवंश राय बच्चन का क्या मानना है इस बारे में? उनका मानना है कि दुनिया लाख बुरी है, दुनिया में लाख नफरत है, लाख संघर्ष है, लाख बुराइयां हैं, लेकिन हम इसी दुनिया में रहते भी हैं और इस दुनिया के साथ हमारा रिश्ता भी है और इन रिश्तों से हमारी पहचान है। इसलिए दुनिया लाख बुरी है, लेकिन हमें इन सांसारिक रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कवि को ये गहरा एहसास भी है कि इस संसार में कमियां तमाम हैं, इस संसार में तमाम अपूर्णताएं हैं, इस संसार में तमाम अभाव हैं, तमाम विद्रूपताएं हैं, तमाम कुरूपताएं हैं। और संसार की इन्हीं अपूर्णताओं को, इन्हीं विद्रूपताओं को, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कवि अपने कल्पना में खोया रहता है, बल्कि अपनी कविता में एक ऐसे स्वप्निल दुनिया की कल्पना करता है, एक ऐसे आदर्श दुनिया की कल्पना करता है जिनमें ये अपूर्णताएं न हो, ये कमियां न हो, ये अभाव न हो जो वास्तविक दुनिया में देखने में आ रही हैं। तो यहाँ कवि का नजरिया, जो हरिवंश राय बच्चन का नजरिया है, वो समन्वयवादी नजरिया है। वो यथार्थ दुनिया के लाख बुरा होने के बावजूद दुनिया के साथ अपने सांसारिक रिश्ते को निभाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ में उन्हें गहराई से एहसास भी है कि वास्तव में इसमें जो कमियां हैं, जो अपूर्णता हैं, उसके कारण ये दुनिया रहने लायक नहीं है। और यही कारण है कि वह अपनी कल्पना की दुनिया, अपने आदर्शों की दुनिया अपनी कविता में बार बार रचते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ पूर्णता हो, वहाँ पूरी तरह प्रेम ही प्रेम हो, वहाँ पूरी तरह से आदर्श ही आदर्श हो। लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी नज़र आती है। बार बार अपनी कविता में इस कमी को दूर करने के लिए और आदर्श दुनिया की कल्पना करने का प्रयास करते हैं। दूसरी विशेषता है
अपने निजी एहसासों की ईमानदार अभिव्यक्ति। छायावाद युग का कवि अपने निजी एहसासों की अपनी कविता में बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी कल्पना के सहारे अभिव्यक्त करता है और अपने निजी एहसासों के नज़रिए से ही इस संसार को, इस दुनिया को देखने का प्रयास करता है। हरिवंश राय बच्चन ने भी अपनी ज़्यादातर कविताओं में अपने जीवन के निजी एहसासों को, निजी संवेदनाओं को बड़ी गहराई से, कल्पना के साथ बड़ी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया है। और जब कोई कवि अपने निजी एहसासों को ईमानदारी से अपनी कविता में अभिव्यक्त करता है तो निश्चित रूप से वह कविता पाठकों को, श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करती हैं और वह कवि लोकप्रिय होता है। यही कारण है कि हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये बहुत ही लोकप्रिय हुई और अपने समय के सबसे लोकप्रिय कवियों के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी प्रतिष्ठित हुए। दूसरी बात, इनकी कविता की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, इनकी कविता युवा दिलों के मस्ती की कविता मानी जाती है। अब ये मस्ती आती कहाँ से है? हरिवंश राय बच्चन का मानना है कि वास्तव में इस दुनिया के साथ जो हमारा रिश्ता है वह प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं से भरा हुआ है। इसमें सुख भी हैं, दुख भी हैं, अपने भी हैं, पराये भी हैं, नफरत भी है, प्यार भी है। लेकिन इन सभी परस्पर विरोधी भावों को अगर हम सहज भाव से स्वीकार करें और ये मान लें कि ये जीवन का हिस्सा है, यही जीवन है, इन खट्टे मीठे अनुभवों को हम सहज भाव से स्वीकार करें तो इन खट्टे मीठे एहसासों के मिश्रण से जीवन में एक मस्ती पैदा होती है, एक बेख्यालीपन पैदा होता है, एक सूफियाना मस्ती पैदा होती है और इस मस्ती को ही कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने पाठकों, श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता है। वास्तव में कवि ने अपनी इस सोच को और विस्तार देने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया है। हरिवंश राय बच्चन का मानना है कि ये पूरी दुनिया वास्तव में एक मदिरालय है, एक मधुशाला है और हमारा जीवन एक मदिरा का पात्र या मधु कलश है। और इस जीवन में जो अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं हैं, जो सुख है, दुख है, जो नफरत है, जो प्यार है, जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, इनको जो हम सहज भाव से स्वीकार करते हैं तो इनके मिश्रण से एक अजीब मस्ती पैदा होती है, एक नशा पैदा होता है, एक बेख्यालीपन पैदा होता है और कोई भी कवि इसी खट्टे मीठे अनुभवों से प्राप्त मस्ती को, मदिरा को अपने कल्पना रूपी शाकी के माध्यम से अपनी कविता रूपी प्याले में भर करके अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों तक पहुंचाता है, जिसे सुन करके, जिसे पढ़ करके पाठक या श्रोता मस्ती से विभोर हो जाते हैं, मस्ती में डूब जाते हैं। इसके कारण एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां इस दुनिया के प्रति जो हमारे मन में जो नफरत है, जो तिरस्कार का भाव है, वो पूरी तरह से मिट जाता है और दुनिया की सभी चीज़ें हमें अपनी लगने लगती हैं, सभी चीज़ों के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। तब नफरत का भाव, तिरस्कार का भाव, घृणा का भाव, द्वेष का भाव पूरी तरह से तिरोहित हो जाता है, मिट जाता है और तब हमारे जीवन में जो शेष बचता है वो सिर्फ प्रेम ही प्रेम बचता है। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है, यही जीवन का सच्चा आनंद है और इसी को कहते हैं सूफी प्रेम, सूफी दर्शन, सूफी इश्क या जिसे सूफियाना इश्क भी कहा गया है। इस मस्ती को लेकर के हरिवंश राय बच्चन के बारे में कहा जाता है कि इनके ऊपर फारसी के कवि उमर खयाम की रुबाइयों का काफ़ी गहरा असर है। इनसे पहले फारसी भाषा के कवि हुए उमर खयाम। इन्होंने फारसी भाषा की एक काव्य शैली रुबाई में अपनी कविताएं लिखी, जिसमें इसी सुख दुख, राग द्वेष
को सहज भाव से स्वीकार करते हुए जीवन में एक मस्ती का संदेश देने का प्रयास किया गया है। और उसी का प्रभाव ग्रहण करते हुए हरिवंश राय बच्चन ने भी मस्ती से ओत-प्रोत कविताएं लिखी और इनकी कविताएं मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला ये काफ़ी लोकप्रिय हुई और हरिवंश राय बच्चन की कीर्ति का आधार बनी। हरिवंश राय बच्चन की कविता की तीसरी विशेषता है विरुद्धों का सामंजस्य। हरिवंश राय बच्चन का मानना है कि वास्तव में इस संसार के साथ जो हमारा रिश्ता है वो प्रेम और कलह से परिपूर्ण है, अनुकूलता और प्रतिकूलता से परिपूर्ण है, राग और द्वेष से परिपूर्ण है। लेकिन अगर इन सभी को हम एक साथ साध सकें, इन सभी को अपने जीवन में सहज भाव से स्वीकार कर सकें और इसे जीवन का अनिवार्य हिस्सा समझ करके इन सभी खट्टे मीठे अनुभवों को हम एक साथ पी सकें, तो वास्तव में ये जो विरुद्धों का सामंजस्य है, यही सामंजस्य एक सुखद अनुभव के रूप में तब्दील हो जाता है और एक मस्ती के रूप में तब्दील हो जाता है। इसी विरुद्धों के सामंजस्य को ही कवि ने अपना परिचय बताया है, इसी को अपना व्यक्तित्व बताया है। अर्थात हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व का एक शब्द में कहें तो सारा परिचय बस इतना ही है, इनका जीवन परस्पर विरोधाभासी बातों का एक सामंजस्य है, पर विरुद्धों का सामंजस्य है। आप कविता को पढ़ते समय देखेंगे कि कविता में कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। परस्पर ये शब्द विरोधाभासी लग रहे हैं, लेकिन कवि ने अपने संवेदना के सहारे किस तरह से इन परस्पर विरोधाभासी भावों को एक साथ समन्वित किया है, और यही जो समन्वय है, यही विरुद्धों का जो सामंजस्य है, यही कवि के व्यक्तित्व की खूबी है। और इसी के कारण कवि के जीवन में एक ऐसी मस्ती आ गई है जिस मस्ती को वो अपने पाठकों तक अपनी कविता के माध्यम से अपनी कल्पना के सहारे पहुंचाता है और जिसे सुन करके पढ़ करके पाठक भी मस्ती से झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं। यही उसकी कीर्ति का आधार है। तीसरी विशेषता यह है, कवि को गहराई से यह एहसास है कि यह दुनिया पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, इसमें तमाम कमियां हैं, तमाम अभाव हैं। इसलिए सांसारिक जिम्मेदारियों को जहां निर्वहन करता है, वहीं इस संसार से मोह भंग की भी भावना उसके मन में लगातार बनी रहती है। इस मोह भंग और सांसारिक जिम्मेदारियों के प्रति अनुराग का जो अंतर संबंध है, इसको एक बात में अगर एक वाक्य में व्यक्त करें तो कवि ये कहना चाहता है कि वास्तव में मैं इस दुनिया में तो हूँ, पर दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। मैं बाजार में रहता हूँ, पर खरीदार नहीं हूँ। तो इस तरह से कवि देखा जाए तो दुनिया से एक लगाव भी है, दुनिया के प्रति एक अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को लेकर के सचेत भी है कवि, इसके भीतर जागरूकता भी है, लेकिन साथ में दुनिया के प्रति एक मोह भंग भी है, दुनिया के प्रति एक निराशा भी है, एक पलायन भी है। और वहीं अपने भीतर के एहसासों को, अपनी निजी जिंदगी के एहसासों को बड़ी ईमानदारी से इस कविता में कवि व्यक्त करता है और साथ ही संसार को इसी एहसास के नज़रिए से देखता है। यही कारण है कि कवि को प्रेम ही वास्तविक ज्ञान नजर आता है। प्रेम को छोड़ करके इस दुनिया में जो कुछ भी वैभव है, जो कुछ भी धन संपत्ति है, जिसके पीछे दुनिया लगातार भाग रही है, उन सभी चीज़ों को कवि तिरस्कृत करता है और उन सांसारिक चीज़ों के पीछे भागने वाले लोगों को कवि नादान कहता है। कवि अपने कवि होने के बारे में भी परिचय देता है और कहता है कि वास्तव में मैं कोई कवि तो हूँ ही नहीं, मैं अपनी कविता में जो कुछ भी व्यक्त करता हूँ वह मेरे हृदय की व्यथा है, मेरे हृदय की आग है, मेरे हृदय की पीड़ा है, जो इस संसार को देख करके, इस संसार के एहसासों से पैदा हुई है। इस संसार में रहते हुए संसार के प्रति जो मेरे अनुभव हैं, मेरी संवेदना है, उसके कारण पैदा हुई है और मैंने अपने उन्हीं एहसासों को, उन्हीं अनुभवों को केवल प्रकट किया है। वास्तव में यह मेरे हृदय की पीड़ा है, मेरे हृदय की व्यथा है, जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। तो इस तरह से कवि अंत में ये कहना चाहता है कि मैं
कोई कवि नहीं, बल्कि संसार के प्रति अपने एहसासों को, अपनी संवेदना को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने वाला एक साधारण इंसान हूँ। मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ। तो इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम सीधे कविता की व्याख्या और उसके शिल्प सौंदर्य की चर्चा करें। धन्यवाद।